नाइन्थ क्लास प्रीवियस सेशन में हमने ये पढ़ लिया था कि पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से पॉल्यूशन जो है वो होता है। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे और मैंने आपको व्हाट्सएप पे नोट्स दिए थे और आप लोगों ने वो नोटबुक्स पे भी अपने कर लिए हैं। बट आज हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं। एक तो था ना कि पॉल्यूशन के कारक कौन से हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या है, या हम लोग की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ रहती हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। तो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन अलग था। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, कि पोल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, कितनी तरह के पोल्यूशन होते हैं। तो आप लोग बचपन से अभी अभी नाइन्थ में है तो आप छठी क्लास से ये बहुत ही बार बार पढ़ते आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में कि पोल्यूशन हमारा मेनली जो है वो तीन तरह का होता है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। तो इसको आज हम फिर से आईटीएस में भी हम लोग का यहाँ पर ग्रीन स्किल्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में आता है लैंड पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन मतलब जो ज़मीन का पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो डैमेज टू द लैंड बिकॉज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इज नोन एज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है कि जब भी पॉल्यूशन की वजह से या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से जो धरती को नुकसान होता है उसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। अब व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, अब ये पॉल्यूशन तो हो गया बट इससे क्या होगा, मतलब क्या होगा अगर पॉल्यूशन हो जाए तो। देखो, अगर पॉल्यूशन हो जाए तो अगर लैंड पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे को कई कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डाइसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड। इस तरह की बीमारियां हमें लैंड पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। और क्या होगा, अगर पॉल्यूशन होगा तो हमारे पास कम लैंड बचेगी, जिस मतलब एक यूज़फुल लैंड कम बचेगी जिसमें हम फॉरेस्ट, फार्म्स या फिर अपने घर जो है वो बना सकें। तो जब अगर ज़्यादा पॉल्यूटेड लैंड होगी तो बहुत कम लैंड बचेगी इन सब चीज़ों के लिए, फॉरेस्ट, फार्म्स और होम्स बनाने के लिए। वाई डज इट हैपन, अभी बोल रहे हैं कि लैंड पोल्यूशन हुआ, बट ये क्यों होता है। देखो, बार बार हम पढ़ चुके हैं कि अगर जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम धरती को नीचे तक मिनरल्स के लिए खोलते हैं, मीन्स माइनिंग करते हैं, या फिर हैवी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, हम सीवेज का रिलीज लैंड में छोड़ देते हैं, टॉयलेट वेस्ट है, हाउसेज या फिर फैक्ट्रीज से जो या फिर केमिकल निकलने वाला वेस्ट है या फिर केमिकल जो वेस्ट है वो सारा जब धरती में जाता है तो वो धरती को पॉल्यूट कर देता है, लैंड पोल्यूशन करता है। तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से ये लैंड पोल्यूशन होता है। हाउ टू प्रिवेंट इट, इसको कैसे रोका जा सकता है, हम कैसे रोक सकते हैं, हम वेस्ट को कम करके, मतलब वेस्ट रिड्यूस करके जो है हम इस पोल्यूशन को बचा सकते हैं, होने से बचा सकते हैं। अब दूसरा है सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब है कि रिड्यूस वेस्ट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो पॉइंट था कि अगर जैसे हम अब वेस्ट तो कम नहीं कर सकते ना, जो वेस्ट होगा वो तो होगा ही, बट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हम ऐसे ही ना फेंकें। ठीक है, हम उसका प्रॉपर जो है डिस्पोज ऑफ करें। अगर हम घरों की बात करते हैं तो हम प्रॉपरली उसको डस्टबिन में डालें और फिर नगर निगम वाले जो है डस्टबिन्स ले करके उसको प्रॉपर कूड़ा संयंत्र में जाकर उसको प्रॉपरली एक पूरी ट्रीटमेंट के साथ डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस वेस्ट का मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको हम प्रॉपरली ढंग से जो है वो मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, हम हर जगह गंदगी से बच सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कि अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही पहले सेपरेट कर लें, सपोज़ कि अगर हम कोई किसी तरह का कुछ चीज़ फेंक रहे हैं तो हम देख लें कि उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको हम पहले ही अलग कर लें। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर हम पहले ही सेपरेट करेंगे तो उसका पर्टिकुलरली अगर हम ढंग से प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करेंगे तो वो उसको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना जो है वो इजी रहता है। प्लांट ट्रीज़ का मतलब हम ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो जो भी गंदगी वगैरह है वो ट्रीज़ आपको पता है कितने हेल्पफुल रहते हैं हमारे एक खासकर एयर पोल्यूशन के लिए भी। और लैंड के लिए कैसे रहेंगे कि अगर हम ट्रीज़ ज़्यादा उगाएंगे तो उसकी जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा। टॉप नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स, हम केमिकल मेथड्स ना अपना करके अगर हम नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, उस उन तरीक़ों से हम फार्मिंग करेंगे, जैसे अगर जो मैन्योर की बात करें तो अगर हम खाद वगैरह का इस्तेमाल करेंगे रादर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। पौधे भी अच्छे से उसमें जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो क्वालिटी वाइज अच्छे होंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और ख़ासकर लैंड भी जो है हमारी पॉल्यूट नहीं होगी।
ठीक है। तो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके भी हम लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और हम बायोडिग्रेडेबल आइटम्स का अगर यूज़ करें अपनी हर रोज़मर्रा में जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर हम ऐसी चीज़ें, अब जैसे प्लास्टिक बैन हो गया है तो बहुत अच्छा है, तो इसी तरह से हम और भी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल हैं सिर्फ उसी का यूज़ करें तो वो लैंड पोल्यूशन को बचा सकता है, क्योंकि जो वेस्ट होंगे वो धीरे धीरे सिंपलर कॉम्प्लेक्सेस में डिकम्पोज हो जाएंगे और जिससे कि लैंड पोल्यूशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को करके हम लैंड पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इट इज़? एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड डिजीजेस causing bacteria and other microorganisms to rivers, lakes and oceans results in water pollution। कैसे होता है वाटर पोल्यूशन? ये वाटर पोल्यूशन क्या है कि जब हमारे रिवर्स, लेक्स में हम हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड करते हैं और जो बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो ऐड होते हैं, तो हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। तो जब भी कभी रिवर्स, लेक्स, ओशंस वगैरह में हम केमिकल्स जो कि इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से आ रहा है, सीवेज से आ रहा है, वो डायरेक्टली उसमें ऐड कर देते हैं बिना उस किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के, डायरेक्टली वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है रिवर्स, लेक्स, ओशंस में। सारा वेस्ट मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, सीवेज एक्सेट्रा, तो वो पानी को पॉल्यूट कर देता है। अब पानी अगर पॉल्यूट हो जाएगा तो क्या होगा? अब आपको सबको पता है क्या होगा। बहुत सारी बीमारियां लगेंगी, जैसे डायसेंट्री हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, जो कि लैंड पोल्यूशन के केस में भी था। ठीक है, तो डायसेंट्रीज, डायरिया, जॉन्डिस, आपको पता है ना, जॉन्डिस मेनली हमें पता है कि गंदा पानी पीने से ही जो है वो पीलिया की बीमारी होती है। तो जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरह की सारी बीमारियां पानी के पोल्यूशन की वजह से हम लोग को लगती हैं। और क्या होगा अगर पानी का पोल्यूशन होगा? तो कि जैसे हमारी कुछ कमर्शियल है, जैसे अर्निंग्स है, जैसे कि टूरिज्म से होता है, फिशिंग से होता है, तो फिशिंग भी नहीं होगी उससे, मतलब हमारी अर्निंग्स नहीं होंगी। क्यों? फिशिंग से क्यों नहीं होंगी? क्योंकि पानी गंदा होगा तो वहाँ की जो फिशेस होंगी वो मर जाएंगी। तो इसीलिए फिशिंग से जो फिश का एक पकड़ने का और फिश से जो कारोबार होता है वो भी, हमारी उस तरह की अर्निंग भी बंद हो जाएगी। ठीक है। अ, फिर लेस ड्रिंकिंग वाटर, अगर पानी ज़्यादा पोल्यूट होगा तो ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग वाटर कम अवेलेबल होगा। ठीक है। फिर वाई डज इट हैपन? ये क्यों होता है? अब आपको पता है क्यों होता है? जब हम लोग वेस्ट को डायरेक्टली पानी में जो फेंक देते हैं तब होता है। सीवर लाइंस का जो जितना भी लीकेज है वो डायरेक्टली हमारे वाटर बॉडीज़ में जाता है, तो हमारा वाटर पोल्यूट हो जाता है। अब हम घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर को, फार्म से, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट वाटर को डायरेक्टली हम रिलीज़ कर देते हैं लेक्स, ओशंस, रिवर्स में, तो हमारा पानी पॉल्यूट हो जाता है। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज फ्रॉम शिप्स, कई बार क्या होता है शिप से जो है वो ऑयल लीक होता है, तो वो ऑयल ऑफ कोर्स जब शिप से लीक होगा तो कहाँ जाएगा? ओशंस वगैरह में जाएगा ना। तो इसीलिए इस तरह से हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट इट। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आपको पता है, डू नॉट थ्रो वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। कभी भी पानी में और वैसे कहीं पर भी हमें गंदी चीज़ें, जो वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली उसमें नहीं फेंकना चाहिए। हमें सिर्फ हमेशा कूड़ेदान का यूज़ करना चाहिए। तो डू नॉट थ्रो वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। डू नॉट थ्रो केमिकल्स, मेडिसिन, ऑयल्स एक्सेट्रा इन ड्रेन्स। हम जैसे नालियों में कभी केमिकल्स फेंक देते हैं, या केमिकल्स डायरेक्टली अगर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से आकर के वहाँ पानी में जा रहा है तो डिस्पोज डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। उससे पहले उसको प्रॉपर वे में उन केमिकल्स की ट्रीटमेंट होनी चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द वाटर बॉडीज। तो केमिकल्स, मेडिसिन्स, ऑयल्स को डायरेक्टली हमें वाटर बॉडीज़ में ड्रेन नहीं करना चाहिए, वहाँ पर पानी में नहीं फेंकना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जैसे हमने पहले बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, तो उसी तरह से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। एंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट। वही जैसे भी हमने बात की कि जब भी सीवेज या फिर फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट होता है उसकी पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद ही वो वाटर बॉडीज़ में ड्रेन होने चाहिए, उससे पहले नहीं। यूज़ वाटर वाइजली, हमें पानी भी बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉल्यूशन आता है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आपको पता है, हवा का जो पॉल्यूशन होता है, हमारे आसपास की हवा जो गंदी होती है वो एयर पॉल्यूशन कहलाती है। तो क्या होता है कि जब हमारे आसपास की, या जब एयर में हार्मफुल गैसेस और ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स की एडिशन हो जाती है,
जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उससे जो है वो एयर पॉल्यूट हो जाती है और उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो वी कैन से एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन। अब ये एयर पोल्यूशन, इसने बोला कि अगर एयर पोल्यूशन होता है तो क्या होगा, क्या मतलब क्या लॉस होगा अगर एयर पोल्यूशन होगा। देखो, अब हमें अगर एयर पोल्यूशन होगा तो हमारे को जो दिल की बीमारियां हैं, ब्रीदिंग, सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जितनी भी तरह की हैं, कैंसर्स हैं, वो सारे एयर पोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। और अगर एयर पोल्यूशन होता है तो उससे आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बेमौसमी, हम कई बार बोलते हैं ना कि ये तो मौसम ही नहीं था इस चीज़ का, तो बेमौसमी सा से चीज़ें होने लगती हैं। गर्मियों में सर्दियाँ, सर्दियों में गर्मी होने लगती है, बारिशों के दिनों में बारिश नहीं होती, और जब बारिश नहीं होनी होती तो बारिश होती है। तो कहने का मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ड्राउट्स मीन्स सूखा पड़ जाता है, फैमिन्स मीन्स अकाल पड़ जाता है, एंड फ्लड्स मीन्स बाढ़ वगैरह आने लगती है। ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाई डज इट हैपन, क्यों होता है एयर पोल्यूशन। अब देखो क्यों होता है पोल्यूशन, फ्यूल्स की बर्निंग, जितने भी तरह के हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, जैसे हम कैरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे निकलने वाले जितने भी धुआं होता है वो एयर को पोल्यूट करते हैं। ट्रैफिक से, जो हमारी व्हीकल से जो धुआं निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग वेस्ट एंड रिमेन्स ऑफ क्रॉप्स, जितना भी हम वेस्ट मटेरियल जैसे कूड़ा करकट जलाते हैं, हम क्रॉप्स को, रिमेन्स ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप्स काटने के बाद जो थोड़ा थोड़ा फील्ड में रह जाता है ना, खेतों में रह जाता है, आपको पता है, तो उस रिमेन्स को जब हम जलाते हैं तो जो है एयर पोल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, देखो तीनों तरह के पोल्यूशन में ये ज़रूर आ रहा है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, चाहे हम लैंड पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात करें, या एयर पोल्यूशन की बात करें, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर सब में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर तो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए हमें यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, जितनी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, उससे जो धुआं, जो डस्ट निकलती है एक्चुअली, ठीक है, जैसे मिट्टी वगैरह का जो धूड़ा होता है, तो डस्ट जो निकलती है उससे भी हमारा एयर पॉल्यूट होती है। नेक्स्ट है कि हम एयर पोल्यूशन को किस तरह से रोक सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो कैसे हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज। हमने बहुत अभी दो तरह के कल सेशन में जो पढ़े थे एनर्जी के, दो तरह के सोर्सेज पढ़े थे, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो हम रीन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करके एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम अवॉइड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, अवॉइड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स का मतलब क्या है कि अगर धुएं, जैसे हम जब व्हीकल्स चलाते हैं ना, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें एक पॉल्यूशन का जो है हम चेक करवाते हैं कि इसमें जो है हमारी गाड़ी से बहुत ज़्यादा गंदा धुआं तो नहीं निकल रहा है, इसलिए उसका जो एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए कि नहीं, इतना हार्मफुल जो गैसेस वो हैं हमारे धुएं से, गाड़ी के धुएं से नहीं निकल रही हैं। तो अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हमारी गाड़ी का नहीं होता तो हमारा चालान भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है व्हीकल्स को भी प्रॉपरली हमें चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, कहीं हमारा इंजन तो नहीं ख़राब हो रहा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हमारी गाड़ी से आ रहा है। तो हमारी गाड़ियों को भी हम पॉल्यूशन का उसका चेक करवा सकते हैं कि कहीं हमारी गाड़ी से बहुत गंदा धुआं तो नहीं निकल रहा है। और वो किस वजह से होता है, मेनली इंजन की वजह से होता है। जब इंजन में कुछ प्रॉपर वे में अगर वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता तो बहुत गंदा धुआं निकलता है, जिससे एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स जो है वो ज़्यादा गंदा धुआं छोड़ती है। तो वैसे भी हमें गाड़ियाँ जो है कम चलानी चाहिए। अगर हम एक ही जगह पे 4-5 लोग इकट्ठे जा रहे हैं, 3-4 लोग जा रहे हैं, तो अगर रादर 4 गाड़ियों की बजाय अगर हम एक के साथ ही मर्ज हो जाएं, एक गाड़ी ही लेके जाएं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। अब दिल्ली में भी पता है ना आपको किस तरह से गाड़ियों का कर रहे हैं, ऑड एंड इवन नंबर्स, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं। तो इस तरह का करना पड़ रहा है जब बहुत ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप अदर्स फ्रॉम बर्निंग वेस्ट एंड लेफ्ट ओवर क्रॉप्स। तो दूसरों को भी हम वेस्ट को जलाने से मना कर सकते हैं, लेफ्ट ओवर जो रह जाते हैं क्रॉप्स में उसको जलाने से मना कर सकते हैं। या फिर अवॉइड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स विच रिलीज हार्मफुल गैसेज, और या फिर ज़्यादा नहीं तो हम ये तो कर ही सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ ना करें, क्योंकि उसको यूज़ करने से हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो बेटा ये 3 तरह के हमारे पॉल्यूशन हमने पढ़ लिए।
और ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इनके होने से क्या जो है वो नुकसान होता है हमें और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो आपने एक क्वेश्चन ये करना है, व्हाट इज़ पोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ पोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो इस टाइप्स में पूरा इस तरह से आपने टेबल बना करके तीनों पोल्यूशन को आपने लिखना है और प्रॉपर वे में इसी तरह से आपने आंसर करना है, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है तीनों पोल्यूशन का, इसलिए इसमें कुछ नहीं कट करना, आपने सब लिखना है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। If we separate all our waste before throwing it away, it will help us manage the non-biodegradable pollutants in a better manner। देखो, अगर हम अपने सारे वेस्ट को ऐसे ही डायरेक्टली अगर हम फेंक देते हैं, चाहे वो लैंड पे फेंके, वाटर में, वाटर बॉडीज़ में फेंके, तो क्या होता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं ना, वो सालों साल, हज़ारों साल वो एज इट इज़ रहते हैं, वो डिग्रेड नहीं होते, आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो अगर हम अपना वेस्ट फेंकने से पहले बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को अलग कर लें और उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, उससे हमारा पोल्यूशन काफ़ी हद तक बच सकता है। क्योंकि पॉल्यूशन मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही होता है, क्योंकि वो सालों साल ऐसे ही धरती पर पानी के नीचे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो हज़ारों हज़ारों साल जो पॉल्यूशन का कारण बने रहते हैं। तो अगर हम अपने वेस्ट को फेंकने से पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को अलग कर लें, तो हम पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि जो वेजिटेबल वेस्ट है, अगर हमारे आसपास कोई मिट्टी, अगर हम उसको मिट्टी में कवर कर दें कुछ हफ्तों के लिए, तो हम देखेंगे कि वो जो वेजिटेबल वेस्ट हमने कवर किया था, वो हमारा सॉइल को फर्टाइल कर देगा और हमारे पास बहुत कम वेस्ट होगा फेंकने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सब्जी वगैरह का जो छिलके वगैरह का कूड़ा कचरा होता है, ठीक है। अब हम शहरों में रहते हैं तो हमें गाय वगैरह भी ज़्यादा नहीं मिलती है कि हम गाय को ही खिला दें, अगर गाय है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बजाय मिट्टी वाले जो दूसरे बाथरूम के कूड़े में डालने की बजाय हम सॉइल में उसको कवर करके रख सकते हैं, जिससे कूड़ा भी हमें फेंकने के लिए कम होगा और हमारी सॉइल भी फर्टाइल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी वेजिटेबल वेस्ट है, हम आसपास की जहाँ पे भी हमारे घर के आसपास मिट्टी है, उसके नीचे हम उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो हार्मफुल वेस्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बिफोर इट मिक्सेज इनटू अवर ड्रिंकिंग वाटर। और फैक्ट्रीज वाले क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली अपना जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज़ में ड्रेन करने से पहले, वाटर बॉडीज़ में फेंकने से पहले, वो उसकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें, हार्मफुल वेस्ट को वहाँ से उससे अलग कर लें, तो वो भी हमारा पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेगा। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज। हमने बात की थी ना कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है अगर पॉल्यूशन होता है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज क्या है और किस तरह से होता है। देखो, हैव यू एवर सेट इन अ कार और बस विच हैज़ बीन पार्कड इन एन ओपन एरिया अंडर द सन विद विंडोज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कभी ऐसी गाड़ी में, कोई बस कार में बैठे हो जिसमें काफ़ी टाइम से वो गाड़ी जो है उसके शीशे बंद है और वो डायरेक्टली सन के नीचे, मीन्स सूरज के बिल्कुल काफ़ी धूप में, मतलब वो खड़ी हुई है कि क्या इस तरह की गाड़ी में आप कभी बैठे बैठे होंगे ना पक्का। तो जब हम गाड़ी के अंदर इस तरह के बैठे हो जिसमें शीशे सब बंद है, काफ़ी देर से गाड़ी धूप में खड़ी है, तो हमें क्या बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है ना, हमें बहुत गाड़ी के अंदर जो है बहुत गर्मी फील होती है। तो इसी तरह से सिमिलरली द अर्थ इज़ बिकमिंग हॉटर बिकॉज ऑफ बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, petrol, diesels, etc. These gases trap and prevent the earth's heat from escaping, leading to global warming. Okay, तो इसी तरह से हमारी अर्थ में भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की हीट है ना, वो जो फॉसिल फ्यूल से जो गैसेस निकलती है, वो उस हीट को ना आगे जाने ही नहीं देती है, एस्केप नहीं होने देती है, वो उसको ट्रैप करके रखती है, जिससे कि वो हमारे एनवायरनमेंट में जो अर्थ की हीट एस्केप होनी थी, वो हमारे एनवायरनमेंट में ही रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। अब देखो ना, अब कहने का मतलब जो अर्थ से हीट है, जो अर्थ की हीट है वो क्या होती है, वो आसमान की तरफ एस्केप होती है, ठीक है। बट हमारे पास अगर अब जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना, तो अगर खिड़कियाँ खुली हैं तो वो जो अंदर की हीट जो प्रोड्यूस हुई, वो
खिड़कियों से बाहर चली जाएगी ना, ठीक है? खिड़कियों से बाहर चली जाएगी और हमें इतना ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं होगी और बाहर की भी ताज़ी हवा अंदर आती रहेगी, ठीक है? बट क्या होगा, अब इसी तरह से अब देखो हम इतने फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, तो उससे जो निकलने वाली गैसेज़ हैं, तो वो क्या करती हैं, उस अर्थ की हीट को बाहर एस्केप नहीं होने देती हैं, अपर जो एटमॉस्फेयर है, उसमें नहीं जाने देती हैं, वो वहीं पर उसको ट्रैप कर लेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। हमारी हीट जो अर्थ की है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो इसमें फॉरेस्ट का क्या रोल बताया है कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। अब पता है ना फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज, और ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है? पर जितना ज़्यादा हम फॉरेस्ट काटते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम ट्रीज कट करते रहेंगे, आपको पता है उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे एनवायरनमेंट में रहेगी, ठीक है? अब जितना ज़्यादा हम एसीज रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, हम पेट्रोल, हमारी गाड़ियाँ जो यूज़ करती हैं तो धुआं निकलता है, तो उतनी ज़्यादा गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में होंगी और उतनी ज़्यादा फिर ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ती रहेगी, ठीक है? द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर कपल्ड विद इंक्रीज, इसने यही बोला कि जितना ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट कवर का जो लॉस हो रहा है, साथ में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से निकल रही हैं, उतनी ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस अकर, कुछ तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो नेचुरली अकर होती हैं और कुछ जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट निकलती हैं, ठीक है? तो some greenhouse gases occur naturally and enter the atmosphere as a result of both natural processes such as decomposition of organic matter। अब देखो जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर है, उनकी डिकम्पोजिशन जब होती है धीरे धीरे वो सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, तो कुछ गैसेस वो तो चलो नेचुरली जो है वो निकलती है वहाँ से। अब जैसे हम फॉसिल फ्यूल या एग्रीकल्चर का कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उससे जो बर्निंग से जो फ्यूम्स निकल रही हैं, गैसेस निकल रही हैं, वो हमारी एक्टिविटी से कुछ निकल रही हैं। बट कुछ गैसेस जो हैं एज अ बाई प्रोडक्ट भी निकलती हैं। जैसे हम कुछ फैक्ट्री में कोई सामान बना रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ गैसेस रिलीज हो रही हैं, वो हम बोलेंगे कि वो नेचुरली नहीं हो रही हैं, वो एज अ बाई प्रोडक्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है। तो जो तो नेचुरली हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बन के आती हैं, उसमें से कौन कौन सी हैं, जैसे वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, और ओजोन है। तो ये गैसेस कौन कौन सी, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, ये गैसेस तो हमारी नेचुरली एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है? बट कुछ, जैसे मैंने भी बोला, कुछ जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट्स के रूप में आती हैं, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, इसको बनाते हैं जब हम, तो वो जो गैसेस हैं वो एज अ साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलती हैं। इनमें कौन सी गैसेस होती हैं जो साइड प्रोडक्ट्स के रूप में निकलती हैं, उसमें होती हैं सारी फ्लोरिनेटेड गैसेस, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जितनी भी फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं वो एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से निकल करके हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जैसे जो स्नो है हमारी, जैसे बर्फ़ वगैरह भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, ठीक है? तो बाद में इसी तरह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बर्निंग ऑयल, कोल, गैस फॉर एनर्जी यूज इज अ सीरियस प्रॉब्लम एज इट इज़ अ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज बाय 31% सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, कॉजिंग मोर हीट टू बी ट्रैप्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इन्होंने इसी तरह से इन गैसेस के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड पर ज़्यादा जोर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, वो जैसे कि ऑयल, कोल, गैस के मतलब इन सब चीज़ों को जलाने से जो बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि जब पहले इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी, तो अब क्या हुआ, उसके कंपैरिजन में आजकल 31% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, जिसकी वजह से
एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी अब क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो क्या हुआ, मेल्ट, जैसे हमने बोला कि स्नो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से बेटाइमी जो मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स आते हैं, और हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है, और साथ के साथ जो फसलें हैं हमारी, एनिमल लाइफ है हमारी, उसको भी बहुत डैमेज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सारा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, जब पॉल्यूशन होता है तो क्लाइमेट चेंज किस तरह से होता है। नेक्स्ट है हार्मफुल रेडिएशंस एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है अभी। तो आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन मैंने बोला, सिर्फ व्हाट इज़ पॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, बेटा आज के लिए सिर्फ आपने इतना ही करना है, बाकी का पढ़ेंगे हम कल।